गुनगुन और ऋतिक गार्डन में टहल रहे थे। ऋतिक ने गुनगुन का हाथ पकड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे पता नहीं था गुनगुन कि तुम बच्चों को लेकर इतनी डरी हुई हो। आई एम सॉरी। ऋतिक गुनगुन और उसकी सिचुएशन को समझने की पूरी कोशिश करता था और गुनगुन के लिए ऋतिक ने खुद को बहुत बदला था। बीते कुछ दिनों में गुनगुन के साथ जो कुछ भी हुआ था, उससे गुनगुन ने एक बात समझ ली थी कि मुंबई अब उनके लिए सेफ नहीं है। गुनगुन ने गार्डन की घास पर चलते चलते ऋतिक से कहा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानते हो, लीला देवी और मुनमुन मेरा और मेरे बच्चों का इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। मुंबई आने के बाद ऋतिक भी जान चुका था कि साहबजादा की फैमिली गुनगुन को एक भी पल चैन से बैठने नहीं देगी। ऋतिक को गुनगुन चाहिए थी और गुनगुन को अपने बच्चों के लिए एक सेफ दुनिया, जो इस वक्त उसे ऋतिक ही दे सकता था। गुनगुन मुंबई और उससे जुड़ी सभी कड़वी यादों से दूर चले जाना चाहती थी। गुनगुन ने ऋतिक से धीमी आवाज में पूछा, हमारी दार्जिलिंग जाने के प्लान का क्या हुआ? मुझे लगता है हम जितना जल्दी मुंबई से निकल जाएं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऋतिक ने गुनगुन के मुंबई से निकलने के प्लान के बारे में पहले से ही सोच रखा था। उसने गुनगुन के साथ दार्जिलिंग का प्लान शेयर करते हुए कहा, फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है और तुम बच्चों के साथ परसों निकल सकती हो और मैं एक हफ्ते बाद दार्जिलिंग पहुंच जाऊंगा। ऋतिक ने गुनगुन को फ्लाइट की टिकट और होटल का एड्रेस दिया। गुनगुन ने फ्लाइट की टिकट को हाथ में लेते हुए ऋतिक से सवाल किया, मतलब तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? गुनगुन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा और शिकायत करते समय ऋतिक को गुनगुन बहुत क्यूट लग रही थी। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऋतिक की आंखों में गुनगुन के लिए प्यार था, जिसे देखकर गुनगुन के गालों का रंग गुलाबी पड़ गया। ऋतिक ने गुनगुन के हाथों को थाम लिया और वो उसके हाथों को किस करने ही वाला था कि सामने से डप्पू दौड़कर आई और गुनगुन को उसने हक कर लिया। गुनगुन ने डप्पू को गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए पूछा, क्या बात है, आज मम्मी पर बड़ा लाड आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? डप्पू ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, चाहिए तो था, लेकिन कहते कहते डप्पू रुक गई। तभी मुनमुन ने पीछे से डप्पू को देखा और अपनी बहन को डांटते हुए कहा, क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो? मैं तो खेल रही थी ना तुम्हारे साथ। डप्पू ने गुस्से से हाथ बांधते हुए कहा, नहीं, मुझे मम्मी के साथ ही क्रिकेट खेलना है, मैं, तुम और मम्मी। गुनगुन को भी वो दिन याद आ गए जब बच्चे प्रगति और गुनगुन क्रिकेट खेला करते थे। अप्पू और डप्पू प्रगति के साथ मिलकर बहुत चीटिंग करते थे। मुनमुन ने डप्पू से कहा, चलो जाओ ले आओ बैट और बॉल, आज तो तुम्हारी प्रगति मासी भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। ऋतिक ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं भी खेलूंगा और मैं तुम्हारी ही टीम में हूँ। अप्पू और डप्पू भागकर क्रिकेट का बैट और बॉल लेने गए। डप्पू ने गेंद को घुमाते हुए कहा, मैं आपको पहली गेंद में ही आउट कर दूंगी। डप्पू पहली गेंद फेंकने जा ही रही थी कि तभी गुनगुन के फोन की रिंग बजी। गुनगुन ने फोन उठाया तो मिश्रा जी का फोन था। मिश्रा जी घबराए हुए थे। सुबह के हंगामे के बाद साहबजादे बहुत गुस्से में थे। मिश्रा जी ने घबराहट भरी आवाज में कहा, गुनगुन तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ, साहबजादा ने बहुत अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। गुनगुन के चेहरे पर उदासी छा गई। ऋतिक ने गुनगुन से कहा, तुम जाओ गुनगुन, बच्चों को मैं देख लूंगा। गुनगुन ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई और कुछ ही देर में एक स्टाइलिश बिजनेस सूट, हल्के मेकअप और आंखों में सनग्लासेस चढ़ाए हुए गुनगुन ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं बच्चे लॉन में ऋतिक के साथ बेफिक्री से खेल रहे थे। ऋतिक के सहारे गुनगुन अपने बच्चों को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि दूर से उन पर कोई नजर रख रहा है। थोड़ी ही देर में गुनगुन अपने ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी कार को पार्क किया और सीधे मिश्रा जी के केबिन में एंटर किया। गुनगुन ने केस की फाइल को मिश्रा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिश्रा जी, मैं इस केस पर अब काम नहीं करना चाहती, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दीजिए। मिश्रा जी शॉक्ड हो गए। उन्होंने गुनगुन की तरफ देखा और कहा, गुनगुन तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती नहीं हो ये केस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी फर्म के रेपुटेशन का सवाल है। गुनगुन ने फैसला कर लिया था कि उसे दार्जिलिंग के लिए भी निकलना था,
लेकिन वो अपना असली मकसद बताकर अपने लिए मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने मिश्रा जी से कहा, आप मुझसे सीनियर हैं और आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप इस केस को क्यों नहीं हैंडल करते हैं? मिश्रा जी को समझ नहीं आ रहा था, जिस केस के लिए गुनगुन ने दिन रात मेहनत की, वो अब क्यों अचानक से इस केस से हटना चाहती है। मिश्रा जी ने गुनगुन को समझाते हुए कहा, देखो गुनगुन, तुम जानती हो मैं कॉर्पोरेट लॉयर नहीं हूँ। ऐसे केसेस में तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए ये केस तुमको दिया था। गुनगुन सब समझ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए मुंबई से जल्दी निकलना होगा और वो इस केस को पेंडिंग भी नहीं छोड़ सकती थी। गुनगुन ने मिश्रा जी को समझाते हुए कहा, मिश्रा जी, अब मैं ये केस नहीं लड़ना चाहती। वैसे भी साहबजादा की फैमिली शुरू से यही चाहती थी। आप किसी और को देख लीजिए। तभी गुनगुन के कानों में गरजती हुई आवाज में किसी ने कहा, मिस गुनगुन माथुर, ये केस तो आप ही लड़ेंगी। गुनगुन ने पलट कर देखा तो सामने साहबजादा और तिवारी जी खड़े थे। दोनों बिना बताए ही मिश्रा जी के ऑफिस में आ गए। उन्हें इस केस की चिंता यहाँ खींच लाई। मिश्रा जी ने साहबजादा और तिवारी जी को केबिन के अंदर बुलाते हुए कहा, अरे हम आपको मीटिंग के लिए फोन करने ही वाले थे, आइए बैठिए। साहबजादा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। तिवारी जी ने साहबजादा को बात करने के लिए इशारे से मना कर दिया। तिवारी जी ने मिश्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, मिश्रा जी, हमने अभी अभी सुना गुनगुन केस छोड़ रही है, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिश्रा जी ने सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। साहबजादा के मन की उलझनें बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मिश्रा जी और गुनगुन की बातें सुन ली थी। साहबजादा ने बीच में बोलते हुए कहा, मिश्रा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मिश्रा जी साहबजादा की तरफ देख रहे थे। जब भी साहबजादा इस तरीके से कुछ कहते हैं तो वो किसी मुसीबत को बुलावा होता है। मिश्रा जी ने साहबजादा की तरफ देखा और कहा, कैसी रिक्वेस्ट साहबजादा? साहबजादा ने टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, गुनगुन हमारे ऑफिस में बैठेगी। ये सुनकर गुनगुन सच में सोच में पड़ गई। अगर वो साहबजादे से ज्यादा उलझेगी तो उन्हें शक हो सकता है। मिश्रा जी ने गुनगुन के बिहाफ में जवाब देना चाहा, लेकिन उनके बोलने से पहले ही गुनगुन बोल पड़ी, ठीक है, मुझे मंजूर है, कल से मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगी। मिश्रा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुनगुन ने ऐसा जवाब क्यों दिया। अभी कुछ मिनट पहले तो गुनगुन इस केस से हटने की बात कर रही थी और अब खुद ही साहबजादा के ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गई। मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद भी गुनगुन अपने लैपटॉप पर इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही सर्च कर रही थी। लेकिन मिश्रा जी कंफ्यूजन में भी थे और खुश भी, क्योंकि गुनगुन ये केस छोड़कर नहीं जा रही थी। इसलिए इस केस को जीतने के चांसेस अब भी बने हुए हैं। रात हो गई थी और गुनगुन केस में लगी हुई थी। मिश्रा जी ने गुनगुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुनगुन, बाकी काम कल कर लेना और हाँ, कल टाइम पे साहबजादा के ऑफिस पहुंच जाना। गुनगुन ने अपने लैपटॉप को बंद किया और अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे मुंबई से निकलना है। थोड़ी ही देर में गुनगुन घर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि ऋतिक और बच्चों ने अपना सामान पैक कर लिया है। ऋतिक ने उसके लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया था। गुनगुन ने जल्दी से खाना खाया और सोने चली गई। कल का दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। गुनगुन अब भी साहबजादे के बारे में सोचती रही। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कल उसे एक भी गलती नहीं करनी है। गुनगुन को यह सब सोचते सोचते नींद आ गई। गुनगुन इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। गुनगुन की अलार्म क्लॉक बजी। तब उसे ख्याल आया कि उसे आज साहबजादा के ऑफिस में जाना है। गुनगुन रोज की तरह तैयार होकर साहबजादा के ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में भी वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन साहबजादा ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, आई होप आप इस केस को इम्पोर्टेंस दे रही हैं और बीच में इस केस को छोड़कर नहीं जा रही हैं। गुनगुन ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए कहा, मैं इस केस पर बहुत मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद है कि हम ये केस जीत जाएंगे। इतना कहकर गुनगुन वहां से चली गई। गुनगुन के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। साहबजादे के ऑफिस में आज एक एक मिनट उसे भारी पड़ रहा था। जैसे ही घड़ी में 6 बजे गुनगुन ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल गई। आज उसे अपने घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। गुनगुन जैसे ही घर पहुंची, उसने अपने बच्चों को देखा और कहा,
हमें जल्दी से बाकी सामान पैक कर लेना होगा और डिनर के बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। बच्चे बाकी सामान को पैक करने में जुट गए और गुनगुन ने टेबल पर डिनर लगा दिया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद ऋतिक घर से बाहर गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने गुनगुन का सामान कार में रखा और सभी एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। रास्ते में ऋतिक ने अपने आदमियों को फोन किया। ऋतिक के 3-4 आदमी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पहुंचकर गुनगुन और बच्चों ने चेक इन किया और फ्लाइट में बैठ गए। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। गुनगुन ने एक राहत की सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गुनगुन ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को खोला। उसने अपनी राइट तरफ की सीट में किसी को बैठे हुए देखा, जिसे देखकर गुनगुन के चेहरे का रंग बदल गया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद साहबजादा था। अप्पू और डप्पू मोबाइल में गेम खेल रहे थे। गुनगुन ने उन्हें चादर उड़ा दिया और खुद भी चेहरे को अपने स्कार्फ से ढककर सो गई। ना चाहते हुए भी गुनगुन की नजर साहबजादा की सीट पर जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में फ्लाइट दार्जिलिंग में लैंड कर गई। गुनगुन साहबजादे को देख रही थी। साहबजादे के उतरने के बाद गुनगुन ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और फ्लाइट से बाहर निकल गई। वो लगेज पिक करने के लिए पहुंची तो उसने देखा एक ड्राइवर उसका सामान लेकर जा रहा है। गुनगुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। ड्राइवर ने उसका सामान एक कार में डाला और कार स्टार्ट कर दी। गुनगुन ने एक टैक्सी में बैठते हुए अगली वाली कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस कार का पीछा कीजिए, गलती से वो हमारा सामान ले गया। गुनगुन ने पहले ही अप्पू और डप्पू को बैठाया और फिर खुद बैठ गई। टैक्सी उस कार का पीछा कर रही थी। दार्जिलिंग के खूबसूरत और चाय के बगानों को पार करते हुए वो कार एक सुंदर से घर के सामने रुक गई। कार गेट के अंदर चली गई। गुनगुन ने टैक्सी का पैसा चुकाया और घर के अंदर जाने लगी। दरवाजे पर गार्ड ने गुनगुन और उसके बच्चों को रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकती, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गुनगुन का सारा सामान उस गाड़ी में था। गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, गलती से उस कार में मेरा सामान चला गया है, हम सामान लेकर चले जाएंगे। ऊपर से किसी ने कहा, गलती से यहाँ कोई नहीं आता। गुनगुन ने ऊपर नजर उठाकर देखा तो साहबजादा घर की बालकनी में खड़े हुए थे। उन्होंने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने दरवाजा खोला। गुनगुन और उसके बच्चे दरवाजे से अंदर जा रहे थे। गुनगुन को समझ आ गया था कि ये सब साहबजादा का प्लान था।